नमस्कार। खेती किसानी की गौरव गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडराल और आपको बता दें कि किसान ऑफ इंडिया की टीम भारत यात्रा पे निकल चुकी है और इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी परमिंदर मोहन जी हमारे साथ हरियाणा से सीधा जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए मिलवाते हैं आपको सीधा परमिंदर मोहन से। परमिंदर जी, इस समय आप हरियाणा में मौजूद है, तो क्या चल रहा है इस समय खेती किसानी में? नमस्कार गौरव और किसान ऑफ इंडिया के भी सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त जो गुरुग्राम जिला है वो उसको पटौदी गांव में पटौदी का एक मार्केट है, उससे आगे निकलने के बाद गोरियावास गांव तक हम पहुंचे थे। तब तक आपका फोन आ गया तो हमने गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी है। और क्या चल रहा है कि बात तो हरियाणा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जय जवान जय किसान की धरती है। यहाँ पर ज्यादातर परिवारों में या तो किसान होते हैं या फिर जवान होते हैं जो देश के सशस्त्र सेनाओं में अर्धसैनिक बलों में जाते हैं, तो उस भूमि पर हैं। और गौरव, हम यहाँ पर जो पहुंचे तो एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का शूट करने के लिए आए थे। हमारे सहयोगी दीपिका भी हमारे साथ आई हुई हैं, वो इस समय वो प्लांट पर ही हैं। तो हम ये शूट करने आए थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि किसानों ने सरसों की खेती काफी ज्यादा रकबे में कर रखी है। तो वजह ये है। और ऐसी तस्वीर जब हम अभी हरियाणा से पहले बिहार के दौरे पर थे, वहां भी हमने देखी कि इस बार जो है सरसों की खेती किसानों ने ज्यादा रकबे में की है। वजह बिल्कुल साफ है कि पिछले साल सरसों की कीमत काफी बढ़ गई थी। सरसों तेल की कीमत आप भी जानते ही हैं, 200 से ऊपर सरसों तेल जो है प्रति लीटर पहुंच गया था। तो किसानों को ये लगा कि सरसों की खेती में फायदा है। और कई जगह कई मंडियों में तो ये भी स्थिति देखने को मिली कि सरकार ने सरसों की जो एमएसपी तय कर रखी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर बेचने को भी किसान नहीं तैयार थे, क्योंकि खुले बाजार में एमएसपी से भी ज्यादा कीमत उन्हें मिल रही थी। इसको देखते हुए इस बार जो है रकबा बढ़ा है सरसों की खेती का। लेकिन मतलब मुझे ये भी डर है कि ज्यादा रकबा बढ़ने के कारण अगर उत्पादन ज्यादा बढ़ गया तो पता नहीं किसानों की ज्यादा कमाई की, ज्यादा आय की उम्मीद कितनी पूरी हो पाएगी। तो एक सरसों को लेकर के तो पहला सवाल यही मेरे दिमाग में आ रहा है। जी, परवीन जी, क्या लगता है कि सरसों की आपने जैसे बताया कि जैसे कि अगर ज्यादा किसान सरसों का उत्पादन होगा तो फिर उतना मूल्य उसका नहीं मिल पाएगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था गेहूं के साथ भी, जब पूरा देश जो किसान थे, अधिकतर किसान वो पारंपरिक खेती के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। तो क्या लगता है कि हरियाणा में अब जो किसान वो जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं गौरव, ये सवाल अच्छा है आपका कि जैविक खेती की ओर जो है वो किसान न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में जो है वो उनका रुझान जो है बढ़ा है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर वो बढ़े हैं। हालांकि ये एकदम से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। एकदम से जैविक खेती में ट्रांसफॉर्मेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया जाना बाकी है। देखिए गौरव, जैविक खेती जो है वो कोई नई कृषि पद्धति नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। जैविक खेती से दूर हम लोग इसलिए हुए, हमारा देश, हमारे देश के किसान इसलिए दूर हुए क्योंकि उन्हें ज्यादा उत्पादन की जरूरत थी। और जैविक खेती में उत्पादन कम था। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही थी, उन जरूरतों को पूरा करने में वो जैविक खेती जो पहले से चली आ रही थी वो पर्याप्त नहीं साबित हो रही थी। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, यूरिया का इस्तेमाल, खास करके कैल्शियम का, इन सब का बढ़ाया गया और उसके कारण उत्पादन बढ़ा। आप एक चीज जरा गौर कीजिएगा तो आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों संयुक्त भारत का हिस्सा थे, उस समय की तुलना में आज अकेले भारत की
आबादी जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, जबकि जमीन का रकबा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने के बाद कम हो गया है। फिर भी आज हमारे देश में इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, जो अगर 2 साल तक गेहूं और धान की खेती न भी हो तो भी हमारे देश के किसानों को, पूरे देश की आबादी को कोई भी खाने की दिक्कत नहीं होने वाली है, खाद्यान्न संकट नहीं होने वाला है। हम देखते आ रहे हैं कि 2 साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लगातार सरकार 5 किलो राशन जो है वो 80 करोड़ लोगों को दे रही है मुफ्त में, निःशुल्क। फिर भी अभी कहीं भी से भी आपको ये रिपोर्ट नहीं आई होगी कि देश में खाद्यान्न संकट है। कहने का मतलब ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ने जरूरत पूरी की उस समय, जो हमारी देश की नीड थी, लेकिन अब इसका नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि रासायनिक खेती के कारण जो खाने का, अनाज का, सब्जियों का जो स्वाद होता है, जो उनका मूल स्वाद है, वो बदल गया, उसकी मूल स्वाद रहा नहीं। और दूसरा ये कि बीमारियां भी बढ़ गई। फसलों में तो बीमारियां जो बढ़ी, उनको खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा, और नतीजा ये हुआ कि जो उत्पाद हम तक पहुंचे, देश तक पहुंचा, जो हम लोग खाते हैं, उसमें रासायनिक की मात्रा ज़्यादा होने से बीमारियां भी बढ़ गई। तो अब ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि हमें वापस जैविक खेती की ओर लौटना होगा। ऐसा ना हो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ज़्यादा बीमारियां अपने ऊपर लाद लेंगे। तो ये अब की ज़रूरत ये है कि जैविक खेती की ओर लौटना है। तो ये तो जैविक खेती वाली बात हुई। दूसरा, जो आपने ये सवाल पूछा कि गेहूं का उत्पादन जो है वो पिछली बार बढ़ा था, तो ये मेरे पीछे जो खेत है ना, वो मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे जो खेत है, ये गेहूं की बालियां जो है, ये बालियां काफी अच्छी आई हुई है, यानी कि गेहूं की फसल यहाँ अच्छी लगी हुई है। मैं जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, एक और गेहूं का खेत है और दूसरी ओर जो है वो सरसों का खेत है। अब मैं अगर जैसे मुड़ूं तो मेरे पीछे आप गेहूं का खेत देख पाएंगे। हालांकि धूप ज्यादा है, तो मैं जैसे पहले था वैसे ही करना विकल्प एक दिख रहा है मुझे। तो गौरव, ये जो है, होता क्या है कि किसानों के पास कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि अगर वो मेहनत से ज़्यादा उत्पादन कर लें, मार्केट में ज़्यादा उत्पाद आ जाएगा, ज़्यादा फसल आ जाएगी, ज़्यादा पैदावार होगी, तो और कीमत घट जाती है। और अगर वो मेहनत न करे तो उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा तो उन्हें आय नहीं होगी। तो ये जो दोनों ओर से किसानों को मुश्किल का सामना करना होता है। आपने इसीलिए देखा होगा कि पूरे देश में किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से एक मांग उठती रही है कि एमएसपी गारंटी जो है वो कानून बन जाए, ताकि किसानों को ये जो समस्या है उससे मुक्ति मिल जाए। उन्हें पहले से पता हो कि हमारी फसल की इतनी कीमत मिलनी है। तो ये है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता, तब तक ये मुश्किल किसान की चलती रहेगी। एमएसपी कानून की मांग जो है वो सीधा इसी से जुड़ी हुई है कि हम जो उपजाएं उसकी ज़्यादा कीमत ना भी हो, तो एक निश्चित कीमत जरूर मिल जाए। अब मान लीजिए जो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सरसों पिछली बार एमएसपी से ज़्यादा पर बिकी, अब इस बार सरसों बहुत सारे किसानों ने लगा दिया। अगर मौसम की मार न पड़ी, ठीक ठाक मौसम रहा, तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार की तुलना में उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो इस पर जो एमएसपी निश्चित है वो तो किसानों को मिलेगा ही, इसकी गारंटी उन्हें हो गई। जैसे कि गेहूं की फसल है, अगर गेहूं ज़्यादा भी उत्पादन होगा तो जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें वो कीमत मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, ये है।
जी। परविंदर जी, ये बताइए कि आपने बताया कि 2 साल तक का खाद्यान्न हमारे पास है, अगर हम गेहूँ और धान की फसल ना करें अगले आने वाले 2 साल तक, तो भी हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि हम 2 साल चला सकते हैं। तो ये बताइए कि जी, जी। किसान अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं, कि वो नई फसल को क्यों अपनाना नहीं चाहते? कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते खेती में, उससे क्यों हिचकिचाते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है गौरव आपका। और इसका जवाब सीधा-सीधा ये है कि अपने देश में जो किसान हैं, उनमें से ज़्यादातर किसान जो है वो छोटी जोत के किसान हैं, मतलब उनके पास कम ज़मीन है। कम ज़मीन वाले किसानों के सामने 2 संकट होता है। पहला ये कि उन्हें उतनी ही ज़मीन में अपने परिवार के लिए अनाज उपजाना भी है, और उसके एक हिस्से को बेच कर के थोड़ी बहुत जो ऊपरी खर्च जो होता है, उसकी भी पूर्ति करनी है। तो वो ऐसी किसी फसल में अपनी खेत को उलझाने से डरते हैं, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, या जिसमें उन्हें लगता है कि भैया ये इसमें अगर खेती करेंगे और फसल खराब हो गई, तब तो अपन डूब जाएंगे। रिस्क नहीं लेना चाहते। और गेहूं, गन्ना और धान, ये 3 फसल जो है, ये 3 पारंपरिक फसल जो है, इस पे तो उन्हें गारंटी है कि हम इतने पैसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। और आप अगर देखेंगे, आंकड़े भी देखेंगे, जो सरकार ने बहुत सारी फसलों पर, अलग अलग राज्य सरकार की अलग सूची है, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी जारी करती है, लेकिन खरीद जो है, खरीदारी जो है, मुख्य रूप से 2 ही फसल की होती है, 2 ही अनाज की होती है, गेहूं और धान। तो इसी वजह से, एक गारंटी की वजह से, ये किसान जो है वो इन्हीं दोनों फसलों पर स्टिक करना चाहते हैं, इन्हीं दोनों पर टिके रहना चाहते हैं, नई खेती की ओर नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा गौरव, कि हर किसान के बारे में नहीं है। किसान प्रगतिशील हमेशा से रहे हैं, स्वभाव ही उनका रहा है, प्रयोगधर्मी का उनका स्वभाव रहा है, वो तरह तरह के प्रयोग करते रहे हैं, नई नई वैरायटी जो है वो खुद उपजाते रहे हैं, लगाते रहे हैं, तो डरते नहीं है वो प्रयोगों से, वो प्रयोग करते हैं। मजबूरी जहाँ पर है वो अलग बात है, और मजबूरी तो है ही किसान के पास। आप भी अभी भारत यात्रा पर जो किसान ऑफ इंडिया की टीम निकली है उसका हिस्सा रहे हैं, देखा है, हमने भी देखा है, अलग अलग जगहों पर हम हमेशा जाते रहे हैं, किसानों को किन मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब हम लोग देखते रहे हैं। इस वक्त अब आप ही देख लो, आज से 2 दिन पहले बारिश हुई, मौसम इतना खराब था, ठंड इतनी पड़ रही थी, और आज एकदम से जो है इतनी धूप खिली हुई है कि मैं अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा हूँ आपसे बात करते समय। तो ये जो मौसम का मिजाज है, आप खुद सोचो कि इंसान जब इस मौसम में खुद को एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो मेरे पीछे जो खड़ी हुई फसल है उसे भी तो दिक्कत होती है, और इसे अगर दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों को भी दिक्कत ही होती है। तो ये एक जो है समस्या है, मुश्किल है, और किसानों को ये इसी मुश्किल के बीच से अपने ऐसी फसल चुननी है जो उसे धोखा न दे। तो जो धोखा न देने वाली फसल है उसको वो ज्यादा उपजाते हैं। जो रिस्क लेने की पोजीशन में है, जिनके पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, वो अलग अलग तरह से भी खेती करते हैं, कर रहे हैं। जी जी। गौरव। तो अभी हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हरियाणा से परमिंदर मोहन और दीपिका जोशी की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जल्द देखने वाले हैं, उससे पहले परमिंदर जी, थोड़ा सा आप हिंट दे सकते हैं कि क्या स्टोरी है, क्या उसका हाइलाइट्स है उस स्टोरी की? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गौरव। ये इनका नाम है पटौदी के, जिस प्रगतिशील किसान के बारे में कहें या वर्मी कंपोस्ट उत्पादक के बारे में कहें, उनका नाम है कृष्ण कुमार जी। और गौरव, इनके बारे में एक चीज बता दें, बिल्कुल युवा हैं। इनके परिवार में इनसे पहले किसी ने भी बिजनेस, एग्री बिजनेस के बारे में सोचा भी नहीं था, इन्होंने भी नहीं सोचा था। इन्होंने भी ये जरूर सोचा कि एक अलग तरह से खेती करनी है, जो इनके परिवार
में बाकी लोग जो कर रहे हैं उनकी हालत देखी, इन्हें लगा कि भाई ऐसे खेती करेंगे तो रोटी दाल तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छी कमाई, अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने शुरुआत की थी गोपालन से। गोपालन करते समय इन्होंने फिर उसके गोबर का इस्तेमाल करना शुरू किया वर्मी कंपोस्ट के रूप में। तो अब घर में इन्होंने जो 2-4 गायें पाल रखी थी, तो उससे उसमें ये लगे रहे। 2 साल तक इन्होंने मेहनत की, इन्हें लगा कि एक बहुत सीमित कमाई ही होनी है, इसको एक विस्तार दिया जाए। ऐसा करते करते इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की, उसकी ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर के शुरू में अपने घर के सामने ही 10-12 बेड्स इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के लगाए। उसमें जो इन्हें सफलता मिली, वो सफलता इतनी शानदार थी, इतना प्रेरित करने वाली थी कि इन्होंने दूसरी जगह जो है अपनी खेती बंद करके वर्मी कंपोस्ट के बेड्स ही बेड्स लगा दिए। और जिस यूनिट को आज हम कवर कर रहे हैं, दीपिका जोशी हम अपनी सहयोगी के साथ उस यूनिट में 225 बेड्स हैं। और गौरव, ये मैंने सिर्फ दूसरी यूनिट के बारे में बताई आपकी, इनकी लखनऊ में तीसरी यूनिट है और जयपुर में चौथी यूनिट है। और ये पूरा का पूरा सफर इनका सिर्फ 5 साल का है। 5 साल में 2 साल, जैसा मैंने आपको बताया कि वो घर पर ही थे, यानी कि 3 साल में 4 यूनिट जो है वर्मी कंपोस्ट की ये शुरू कर चुके हैं। लगातार इनके फार्म पर लोग काम कर रहे हैं। हम आपको जब स्टोरी दिखाएंगे तो वो आपके सामने आएगा। और जितनी देर हम बात कर रहे थे उतनी देर इनको अपना फोन जो है वो साइलेंट मोड पे ही रखना पड़ा। 2 मिनट भी इनका फोन कभी थमता नहीं। और जैसे ही हमारी बातचीत जो है वो खत्म हुई, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि फोन उठाया। इन्होंने कहा हमसे कि भाई साहब, हो सकता है कि कोई आदमी हमारी यूनिट पर आ रहा हो, उसे वर्मी कंपोस्ट लेना हो, रास्ते में भटक रहा हो, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं घर पे मतलब ये बोल कर आता हूँ कि एक बार अगर निकला तो लौट मुझे नहीं पता। तो मेहनती हैं और मेहनत का फल दिख भी रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ कि इन्होंने हमें पूरा प्रोसेस इस तरीके से बताया है कि कोई भी हमारी जो स्टोरी देखेगा तो वो वर्मी कंपोस्ट उत्पादक बन सकता है। उसे बहुत ज़्यादा ज़मीन की भी, मतलब एरिया की भी ज़रूरत नहीं है। भूमिहीन किसान भी इससे जुड़ करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये गौरव, हमने हिंट किया, मुझे लगता है कि हमने कुछ विजुअल छोड़ करके आपको स्टोरी का एक अच्छा खासा हिस्सा बता दिया। लेकिन एक चीज़ दोहरा दूं कि वाकई ये बहुत ही काम की रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज हैं। लेकिन ये जो वीडियो देखेंगे और जिस तरह से इन्होंने बताया, वो बहुत ही काम आने वाला है दर्शकों के। जी, परविंदर जी, आपने पूरी एक ट्रेलर दे चुके हैं परविंदर मोहन जी आप सभी को, और इस ट्रेलर को सुनने के बाद मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत इंतजार करेंगे। आपको जल्द वो हम वीडियो आप तक पहुंचाएंगे जिसमें दीपिका जोशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और परविंदर मोहन जी के साथ आपको वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। परविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हरियाणा से जुड़ने के लिए, और आपसे जल्द मुलाकात होगी। परविंदर जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद गौरव, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।